हेलो गाइस। आज वर्कशॉप कैलकुलेशन के हम अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का अपना टॉपिक है सरल मशीन और उत्तोलक, यानी सिंपल मशीन एंड लीवर। सिंपल मशीन एंड लीवर स्टार्ट करने के पहले उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम सीख लेते हैं। सभी टॉपिक्स में हम सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखते हैं, जिससे जिससे कि जिससे कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए और टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहला है वो है प्रयास। प्रयास को बोलते हैं अपन एफर्ट। एफर्ट आपका क्या कहलाता है? मशीन पर कार्य करने के लिए लगाया गया बल। यानी कि कोई भी मशीन पर अगर अपन कोई भी कार्य करते हैं, है ना, तो उसके लिए लगाया गया जो बल यानी कि जो फोर्स होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रयास बोलते हैं या एफर्ट बोलते हैं। इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है। अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो होती है भार। भार मतलब होता है आपका लोड। लोड आपका क्या कहलाता है? मशीन द्वारा नियंत्रित किया गया या उठाया गया बल भार कहलाता है। यानी मशीन द्वारा कंट्रोल किया गया या उसके द्वारा उठाया गया जो क्या रहता है बल, वो चीज क्या कहलाती है? भार। इसको काय से अपन डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगली चीज, अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो होती है आपकी यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ मतलब होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या कहलाता है? किसी वस्तु का भार यानी कि डब्ल्यू तथा आरोपित प्रयास मतलब कि पी के अनुपात मतलब रेशियो को अपन क्या बोलेंगे? यांत्रिक लाभ। यानी किसी भी वस्तु के भार और उस पर आरोपित प्रयास का जो अनुपात क्या कहलाता है? आपका यांत्रिक लाभ। यानी कि जो आपका जो आपका लोड रहता है और आपका जो एफर्ट रहता है, उनका जो रेशियो रहता है, वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ का मान सदैव एक से अधिक होगा। अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं और अगर आपका आंसर एक से कम आ रहा है, यानी कि आपने उस कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर की है। क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ का आंसर सदैव एक से अधिक आएगा। और सबसे मेन चीज ये याद रखनी है कि यांत्रिक लाभ की कोई इकाई नहीं होती है। पेपरों में कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिनकी इकाइयां नहीं रहती, तो उस पर आपको किस ऑप्शन में टिक करना है? इसमें से कोई नहीं। ऐसे एक दो क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो यांत्रिक लाभ का जो सूत्र रहता है वो रहता है भार बटे प्रयास, यानी वर्क अपॉन एफर्ट। ठीक है। अब अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो होती है आपकी वेगानुपात। वेगानुपात मतलब होता है वेलोसिटी रेशियो। ये वेगानुपात यानी कि जो वेलोसिटी रेशियो है, इसका जो हम फॉर्मूला आपको बताएंगे, इसका प्रयोग आपको तभी करना है जब किसी मशीन का नाम ना दिया हो। यानी कि ये वाला जो हम आपको बताने वाले हैं सूत्र, इसका प्रयोग आपको तभी करना है जब क्वेश्चन में किसी भी मशीन का नाम नहीं दिया हो। क्योंकि अगर मशीन का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हर मशीन के लिए यांत्रिक लाभ तो एक सा रहता है, भार बटे प्रयास। लेकिन हर मशीन का जो वेग अनुपात यानी कि जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। तो अपन इस सूत्र का प्रयोग अपन कब करेंगे? जब आपको किसी भी मशीन का नाम ना दिया हो। तो आपका वेग अनुपात यानी वेलोसिटी रेशियो क्या कहलाता है? मशीन पर लगाया गया प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। यानी अपन किसी भी मशीन पर क्या है, कोई भी एफर्ट यानी कि कोई भी फोर्स यानी कोई बल लगाते हैं, तो उसके द्वारा कुछ दूरी तय करी जाएगी। तो मशीन पर लगाए गए प्रयास द्वारा तय की गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी, है ना, यानी एफर्ट द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी का जो अनुपात कहलाएगा, वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? वेग अनुपात। ठीक है ना। तो वेग अनुपात बराबर फॉर्मूला आपका क्या रहता है? प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटे भार द्वारा तय की गई दूरी। और वेगानुपात का भी कोई मात्रक नहीं होता है, ये याद रखना। ना यांत्रिक लाभ का मात्रक होता है और ना ही वेगानुपात का मात्रक होता है। यानी कोई भी आंसर लिखा जाएगा उसको अपन सीधा लिखेंगे बिना किसी मात्रक के। ठीक है। और इस वेगानुपात के इस फॉर्मूले का प्रयोग अपन तभी करेंगे जब किसी मशीन का नाम ना दिया हो। अब अपनी जो अगली टर्मिनोलॉजी है वो है मशीन की दक्षता यानी इफिशियंसी ऑफ मशीन। इफिशियंसी ऑफ मशीन, वैसे तो हर मशीन, जैसे अपन सिंपल इफिशियंसी की बात करें तो क्या रहता है आपका? आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100।
लेकिन अगर अपन सरल मशीन या सिंपल मशीन की बात करें तो वहां पर अगर अपन मशीन की दक्षता निकालेंगे तो एक सरल मशीन के लिए यांत्रिक लाभ तथा वेग अनुपात का प्रतिशात्मक अनुपात आपका क्या कहलाता है, मशीन की दक्षता। इसको अपन ईटा से प्रदर्शित करते हैं, यानी एन अपन ने बनाया और उसको खींच दिया, ये क्या कहलाता है, ईटा। ईटा यानी क्या रहती है, मशीन की दक्षता। ईटा परसेंटेज बराबर आपका क्या रहेगा, यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात गुणित 100, यानी इस चीज का अपन परसेंटेज निकाल देंगे तो मशीन की आपकी क्या निकल जाएगी, दक्षता। तो ये हो गई आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब अपन सिंपल मशीन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके अगला जो टॉपिक है वो है आपका मशीन के प्रकार। मशीन के प्रकार में कुछ जो मशीनें रहेंगी उनसे सिर्फ थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो जिन मशीनों से थ्योरी पूछी जाती है उनके लिए मैं थ्योरी बताऊंगा, और जिन मशीनों से न्यूमेरिकल की संभावना रहती है उनके मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। याद रखना, सबसे मेन सरल मशीन और उत्तोलक में सबसे मेन है फॉर्मूले, क्योंकि पेपरों में अधिकतम सीधे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 10 से 15 फॉर्मूले यूज होते हैं और बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए ये फॉर्मूले ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन पर आप विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहली जो सरल मशीन है वो है आपकी घिरनी। घिरनी मतलब आपकी होती है पुली। ठीक है, घिरनी मतलब आपका क्या होता है, पुली। तो पहली जो घिरनी रहती है वो रहती है एक स्थिर घिरनी, उसको बोलते हैं अपन फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड पुली मतलब पुली आपकी एक स्थान पर रहेगी, उसके एक तरफ आपका वेट लटका रहेगा और दूसरी तरफ से आपके द्वारा प्रयास लगाया जाएगा। तो वह पुली जो फिक्स रहती है, यानी कि एक जगह स्थिर रहेगी और एक तरफ उस पर भार लटका हो और दूसरी तरफ आप उस पर प्रयास लगा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी स्थिर पुली। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका कुएं से पानी निकालना। कुएं से जब अपन पानी निकालते हैं तो उसमें एक पुली लगी रहती है ना। पुली से एक तरफ बाल्टी कनेक्ट रहती है और दूसरी तरफ रस्सी आपकी बाहर निकालने के लिए लगी होती है। तो जो पुली हो गई वो फिक्स्ड रहती है, एक स्थान पर स्थिर रहती है, और अपन पानी भरते हैं तो वो आपका क्या हो गया, वेट, और आपके द्वारा रस्सी खींची जाएगी तो वो आपके द्वारा लगाया गया क्या कहलाएगा, प्रयास, मतलब एफर्ट। तो याद रखना तो आपसे मेन इन क्वेश्चनों में क्या पूछा जाएगा, इनका यांत्रिक लाभ। तो याद रखना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, यानी कि जो सबसे इसकी ट्रिक है, इनकी जो पुलियों से इनके यांत्रिक लाभ को गिना जाता है। तो फिर जो स्थिर घिरनी है उसमें कितनी पुली लगी हुई है, ओनली एक पुली लगी हुई है, इसलिए इसका जो यांत्रिक लाभ रहेगा वो कितना रहेगा, एक। यही पेपरों में ज्यादा पूछा जाता है। अब अगली घिरनी जो है वो होती है चल घिरनी। चल घिरनी मतलब क्या रहेगा, मूवेबल पुल्ली। इसमें क्या रहेगा, एक जो घिरनी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी स्थिर, और दूसरी घिरनी इस स्थिर घिरनी के माध्यम से क्या होगी भैया, चलायमान यानी गतिमान रहेगी, मूवेबल रहेगी। ठीक है ना। तो एक जो घिरनी रहेगी वो स्थिर रहेगी और एक जो आपकी रहेगी मूवेबल यानी चलित रहेगी। तो टोटल कितनी घिरनियों का प्रयोग हुआ यहाँ पर, दो घिरनियों का प्रयोग, इसलिए चल घिरनी का जो यांत्रिक लाभ होता है वो कितना होता है, दो होता है। ये चीज याद रखना, ये पेपरों में ज्यादा पूछी जाती है। अब अगली अगली जो अपनी मशीन है, इनसे न्यूमेरिकल नहीं पूछी जाती, इनसे थ्योरी ही पूछी जाती है। जो चीज पूछी जाती है वो मैं वो ही चीज बता रहा हूँ आपको। अब अगली जो मशीन है आपकी वो है आपकी गुटका और टैकल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन ब्लॉक एंड टैकल। ब्लॉक एंड टैकल क्या होता है भाई, अब जब एक घिरनी थी तो वो थी क्या, स्थिर घिरनी। जब दो घिरनियों का प्रयोग हुआ तो उसको क्या बोला गया, चल घिरनी। अब दो से अधिक यानी कि 3, 4, 5, 8 इस टाइप की घिरनियां आपकी प्रयोग हो, यानी दो से अधिक जब घिरनियां प्रयोग हो जाती हैं तो उस मशीन को अपन क्या बोलेंगे भैया, गुटका और टैकर। दो से ज्यादा 3 भी हो सकती, 4 भी, 5 भी, डेड डेड डेस एन तक। ठीक है ना। तो याद रखना, गुटका और टैकल कभी भी आएगा तो उसका जो यांत्रिक लाभ वो घिरनियों की संख्या पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन इसके किस प्रकार से आते हैं कि ये गुटका और टैकल है जिसमें 6 घिरनियां प्रयोग की गई हैं, तो इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितनी घिरनियों का प्रयोग हुआ है, 6, तो उसका यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा, 6। यानी कि गुटका और टैकल का जो यांत्रिक लाभ है वो घिरनियों की संख्या पर डिपेंड करता है। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो घिरनियों की संख्या वो देगा।
ठीक है। अब आपकी जो अगली घरनी, अब आपकी जो अगली घिरनी है उसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियल घिरनी। डिफरेंशियल घिरनी में आपका क्या होता है, डिफरेंशियल घिरनी जो है उससे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उसमें क्या रहता है, एक आपकी क्या रहती है, बड़ी घिरनी रहती है, और एक आपकी क्या रहती है भैया, छोटी घिरनी रहती है। ठीक है ना। तो जो बड़ी घिरनी रहती है और छोटी घिरनी एक दूसरे से क्या रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। छोटी घिरनी पर अपन क्या लगाते हैं भैया, लोड लगाते हैं, और इन दोनों को अपन एक दूसरे से बांधकर इसलिए रखते हैं जिससे कि लोड यानी कि जो बल है एक दूसरे पर बट जाए, जिससे कि आपका बेल्ट ना टूटे। ठीक है ना। तो ये कौन सी घिरनी है भाई, डिफरेंशियल घिरनी। क्वेश्चन कभी भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको मशीन का नाम अलग से वो देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या होगा कि जो यांत्रिक लाभ रहेगा वो कितना रहेगा आपका, जो यांत्रिक लाभ रहेगा वो रहेगा आपका कितना भैया, भार बटे प्रयास। अब इसका जो वेग अनुपात याद रखना, ये काय का वेग अनुपात आपका रहेगा, डिफरेंशियल घिरनी का। तो डिफरेंशियल घिरनी का जो वेग अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 2 R, 2 कैपिटल R अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपको घिरनियों की त्रिज्या दी हो। अगर घिरनियों का आपको क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूले का यूज करोगे 2 कैपिटल D माइनस स्मॉल डी। याद रखना, याद रखना इसमें जो कैपिटल आर रहेगा वो आपकी, जो आपका कैपिटल आर रहेगा, जो आपका कैपिटल आर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, तो बड़ी घिरनी की त्रिज्या, और जो स्मॉल आर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, छोटी घिरनी की त्रिज्या। इसी तरीके से अगर अपन कैपिटल डी की बात करें, तो जो आपका कैपिटल डी रहेगा वो रहेगा आपका बड़ी घिरनी का व्यास, और जो स्मॉल डी रहेगा वो रहेगा आपका छोटी घिरनी का व्यास। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा, वो मानों से आपको पता चल जाता है। अब अपन न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल आपका कैसा आएगा, किसी डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक का जो टॉप है, पुल्ली ब्लॉक के व्यास क्रमशः कितने हैं भैया, 225 mm और 230 mm, और 200 न्यूटन भार उठाने के लिए 9.4 न्यूटन का खिंचाव बल आरोपित किया जाता है। तो यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात तथा यांत्रिक दक्षता क्या होगी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अलग से मशीन का नाम लिखा हुआ है, डिफरेंशियल घिरनी। तो यहाँ पर अपन जितने भी फॉर्मूले यूज करेंगे वो किसके करेंगे, डिफरेंशियल घिरनी के। याद रखना सारी भी जितनी भी आपकी मशीनें रहेंगी उसमें यांत्रिक लाभ और यांत्रिक दक्षता सभी में सेम रहती है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला बदलता है, वो होता है वेग अनुपात। याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले अपन निकालेंगे यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ आपका कितना रहता है, भार बटे प्रयास। भार बटे भार आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 200 न्यूटन। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 200, ठीक है ना। और उसको भार उठाने के लिए अपन प्रयास कितना कर रहे हैं, 9.4 न्यूटन। तो प्रयास की जगह अपन ने कितना लिख दिया, 9.4 न्यूटन। 200 में अपन 9.4 का भाग देंगे तो आपका कितना आया, 21.27। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि मशीन में क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, यानी यहाँ त्रिज्या का जिक्र नहीं है, तो अपन किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, व्यास वाले फॉर्मूलों का। तो वेग अनुपात आपका क्या होगा, 2 × कैपिटल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। तो कैपिटल डी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखो पुल्लियों के व्यास क्रमशः कितने हैं, 225 और 230। इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, 230 बड़ी है और 225 छोटी है। तो 230 जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल डी का मान, और जो 225 रहेगा वो स्मॉल डी का मान। ठीक है ना। तो अपना 2 × कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 230 अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू 230 माइनस 225। तो आपका क्या रहेगा, वेग अनुपात बराबर 2 × 230। 230 में से 225 गए आपके तो कितना बचा, 5। ठीक है ना। अब इनको अगर अपन काटेंगे तो आपका जो वेग अनुपात कितना निकलेगा, 92। अब अपन निकालेंगे यांत्रिक शक्ति यानी कि ईटा परसेंटेज। ईटा परसेंटेज आपका क्या होता है, यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात गुणित 100। यांत्रिक लाभ आपका कितना निकला था, 21.27।
वेगानुपात आपका कितना निकला 92 इंटू 100। अब इसको अगर अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23.12। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। याद रखना आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इन तीनों चीजों में से कोई एक पूछेंगे, क्योंकि आपको क्या है ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और आपको इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इन तीनों चीजों में से कोई भी एक ही चीज पूछी जाएगी। अधिकतम पेपरों में वो वेगानुपात ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि वेगानुपात जो रहता है हर मशीन का अलग रहता है, याद रखना। अब अपन अगली मशीन की बात करते हैं। अगली जो मशीन होती है वो है आपकी क्या स्क्रू जैक। अगली मशीन आपकी क्या है स्क्रू जैक। स्क्रू जैक यानी कि आपका जो 4 व्हीलर्स होती हैं है ना, उनके अगर टायर पंचर हो जाते हैं तो टायर को खोलने के लिए अपन जैक का यूज करते हैं। यह वही जैक पहले आजकल स्प्रिंग वाले जैक चलते हैं, पहले लीवर वाले जैक चलते थे, ठीक है ना। तो ये वही है, क्योंकि ये आपके जो ओल्ड फैशन की जो मशीन है वही इसमें ज्यादा बताई गई है, ठीक है ना। तो इसका भी क्या रहेगा, जो यांत्रिक लाभ रहेगा वही रहेगा, भार बटे प्रयास। सिर्फ वेगानुपात बदलेगा। वेगानुपात इसका कितना दिया हुआ 2πL/P। याद रखना जो इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले में जो एल है वो आपका क्या रहेगा लीवर की लंबाई, जिससे अपन क्या करते हैं स्क्रू को ऊपर और स्क्रू जैक को ऊपर नीचे ले जाते हैं, मूवेबल करते हैं। और जो यहाँ पर पी दिया हुआ है, पी आपका क्या होगा यहाँ पर पिच होगा। पिच जो रहती है स्क्रू जैक में क्या रहती है चूड़ियां रहती हैं, तो प्रत्येक दो चूड़ियों के बीच की जो क्या रहेगी दूरी, ठीक है, वो चीज आपकी क्या कहलाएगी पिच कहलाएगी। तो 2 पाई मतलब आपका पाई का मान रहता है 22/7 या 3.14। एल जो है वो क्या हो गया भाई आपका लीवर की लंबाई, और जो पी हो गया वो क्या हो गया आपका पिच। अब अपन न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। तो न्यूमेरिकल आपका किस टाइप का आएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है एक साधारण स्क्रू जैक में स्क्रू की पिच कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर तथा लीवर की लंबाई कितनी दी हुई है 48 सेंटीमीटर। यदि 6 किलोग्राम प्रयास 600 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए लीवर के सिरे पर लगाया जाता है तो यांत्रिक लाभ और वेगानुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया था यहाँ पर अलग से दिया हुआ है मशीन का नाम स्क्रू जैक। याद रखना मशीनों के नाम दिए होंगे तो उन्हीं के फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर आपको मशीनों के नाम नहीं दिए तो हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले बताए थे उनका यूज करना, ठीक है। तो जो आपका आपका यांत्रिक लाभ रहेगा वो कितना रहेगा भार बटे प्रयास। तो आपका यांत्रिक लाभ भार कितना दिया हुआ है यहाँ 600 और प्रयास कितना दिया हुआ है 6, तो 600/6 तो आंसर आपका कितना आ गया 100, ठीक है। जो आपका वेगानुपात रहेगा, वेगानुपात आपका क्या रहता है भैया 2πL/P। 2 पाई का मान कितना हो गया 22/7। एल यानी लीवर की लंबाई, लीवर की लंबाई यहाँ पर दे दी हुई है, लीवर की लंबाई कितनी दी हुई है 48, तो यहाँ पर अपन ने लिख लिया 48/22 का जो 7 जो 22/7 है पाई का मान, तो 7 नीचे आ गया आपका इंटू पी। पी की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है यहाँ पर देखो स्क्रू पिच कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो पी की जगह अपन कितना लिखेंगे 20। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वेगानुपात आएगा वो कितना आएगा 15.072। इस तरीके से न्यूमेरिकल हो गया। अब अपन अगली मशीन की बात करते हैं। हाँ, अब अपनी जो अगली मशीन है वो है आपकी क्या भाई अनत्तल। अनत्तल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन। कोई भी जो आपकी मशीन है यानी कि कोई भी आपकी मशीन है वो अगर स्लोप पर रखी हो तो वो मशीन आपकी क्या कहना है कि इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है यानी कि अनत्तल पर। अगर आपकी कोई भी मशीन इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है तो उस कंडीशन में आपका जो यांत्रिक लाभ वो कितना रहेगा आपका वही रहेगा भार बटे प्रयास। लेकिन अगर कोई भी वस्तु इंक्लाइंड प्लेन यानी अनत्तल पर रखी हुई है तो उस कंडीशन में जो आपका वेगानुपात रहेगा वो कितना रहेगा 1/sin θ। याद रखना, ठीक है ना। इनसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, जिनसे पूछे जाते हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ, और जिनसे ओनली फॉर्मूले पूछे जाते हैं उनके फॉर्मूलों को डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगली जो रहती है आपकी मशीन वो रहती है पहिया और धुरी यानी कि व्हील एंड एक्सेल।
व्हील एंड एक्सेल आपको आपकी साइकिल में देखने मिल जाएंगे। ये जो मशीन है वो आपकी साइकिल ही रहती है, उसमें व्हील भी रहता है और साथ में आपका एक्सेल भी रहता है, ठीक है, पहिया और धुरी, ठीक है ना। तो अगर पहिया और धुरी यानी कि व्हील एंड एक्सेल कभी भी आपसे पूछा जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो यांत्रिक लाभ रहेगा वही रहेगा आपका भार बटे प्रयास, लेकिन वेग अनुपात आपका रहेगा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। याद रखना इसमें जो कैपिटल डी है वो आपका रहेगा पहिए का व्यास और जो स्मॉल डी है वो आपका रहेगा धुरी का व्यास। इनसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, सीधा फॉर्मूले पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको आपको फॉर्मूले ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपन अगली मशीन की बात करते हैं, जो आपकी लास्ट मशीन है वो है डिफरेंशियल व्हील और धुरी यानी कि डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल। याद रखना इस प्रकार की मशीन में आपकी दो एक्सेल लगे होते हैं। इस प्रकार की मशीन में आपके क्या है भैया, दो एक्सेल लगे होते हैं और आपका पहिया तो एक ही रहेगा। तो जहां पर अपना पहिया और धुरी अपना कहाँ काम करेगी, जहां एक एक्सेल और एक पहिया है। और डिफरेंशियल व्हील और धुरी अपनी कहाँ यूज होंगी, जहां आपकी दो एक्सेल यानी दो धुरी है और एक पहिया है, ठीक है। आपको इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर यांत्रिक लाभ तो वही रहेगा भार बटे प्रयास, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल व्हील और धुरी का जो वेग अनुपात रहेगा वो रहेगा 2 कैपिटल डी अपॉन D1 माइनस कितना रहेगा आपका T2। जो कैपिटल डी रहेगा वो आपका रहेगा पहिए का व्यास। अब D1 माइनस D2, यहाँ पर याद रखना दो धुरी रहेंगी, है ना। तो जो आपकी बड़ी धुरी रहेगी वो रहेगी आपकी क्या है D1 और जो छोटी धुरी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी D2। समझ गए। जो कैपिटल डी रहेगा वो रहेगा पहिए का व्यास, जो D1 रहेगा वो पहली धुरी का मान जो बड़ी वाली धुरी रहेगी, और D2 जो रहेगा वो दूसरी धुरी जो आपकी छोटी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो सरल मशीन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अगला इस पार्ट का जो अगला टॉपिक है वो है आपका क्या, उत्तोलक। उत्तोलक मतलब क्या होता है आपका लीवर। तो लीवर जो रहते हैं आपके मुख्यतः क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यानी फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो इसमें तीन चीजें रहती हैं, एक रहता है भाई आलम्ब, दूसरा रहता है प्रयास, तीसरा रहता है लोड। ये बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजी है। आलम्ब क्या होता है कि किसी भी मशीन को ज्वाइंट करने के लिए जो आपका ज्वाइंटर होता है वो चीज आपकी क्या कहलाती है, आलम्ब कहलाती है। एक तरफ लोड रहता है और दूसरी तरफ इसमें क्या रहता है, प्रयास रहता है, ठीक है ना। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आपका क्या कहलाएगा, जिस उत्तोलक में आलम्ब प्रयास और लोड के क्या होता है भैया बीच में। जिस उत्तोलक में जो आलम्ब रहेगा वो प्रयास और लोड के क्या रहे भैया बीच में, वो कहलाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका क्या रहता है भैया, साधारण तुला यानी कि आपका तराजू। तराजू में क्या रहता है बीच में उनका बैलेंसिंग पॉइंट रहता है, वही चीज आपकी क्या कहलाएगी, आलम्ब। एक तरफ अपन क्या रखते हैं, कोई भी सामान जो लेते हैं वो, और दूसरी तरफ उतने ही भार का अपन क्या रखते हैं, बाट, ठीक है ना। तो क्या रहता है कि जिस उत्तोलक में आलम्ब क्या रहे बीच में, प्रयास और किसके, लोड के, तो वो किस श्रेणी का कहलाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। जैसे कि अपन बात करें भैया किसकी, कैंची की। कैंची में भी क्या रहता है भैया, कैंची इस टाइप की रहती है आपकी। तो इसमें जो बीच में क्या रहता है, वो दोनों जो पल्ले रहते हैं वो जुड़े रहते हैं, तो वो क्या हो गया आपका भैया, आलम्ब, ठीक है। तो अपन काटते किस तरफ से हैं, आगे की तरफ से काटेंगे, तो वो चीज क्या हो गई आपकी, लोड। और अपन एफर्ट यानी कि प्रयास कहाँ से लगाएंगे, पीछे की तरफ से। तो याद रखना कि यहाँ पर क्या हो गया, आलम्ब बीच में हो गया है, एक तरफ लोड और दूसरी तरफ प्रयास, तो ये किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया, प्रथम श्रेणी का। ऐसे अपन समझते हैं क्योंकि आपसे एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं, ये किस श्रेणी का उत्तोलक है, ये किस श्रेणी का, तो आप याद रखना प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण कौन सा होगा, जिस उत्तोलक में जो आलम्ब रहेगा प्रयास और लोड के क्या रहे हमेशा बीच में। तो यहाँ पर हमने चित्र के द्वारा भी इसको समझाया है। देखिए ये बीच में क्या है, आलम्ब, एक तरफ क्या है प्रयास, दूसरी तरफ लोड। अब याद रखना आपकी जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो कहाँ से नापी जाती हैं, हमेशा आलम्ब से नापी जाती हैं। आलम्ब भले बीच में हो, कोने में हो, कहीं भी हो, जितनी भी आपकी जो
दूरियां नापी जाएंगी वो हमेशा कहाँ से नापी जाएंगी, आलम्ब से। तो आपकी यहाँ पर दो भुजाओं का प्रयोग होता है, एक होता है लोड भुजा, दूसरी होती है प्रयास भुजा। अब लोड भुजा आपकी क्या कहलाती है, आलम्ब से लोड तक की जो दूरी रहती है, आलम्ब से लोड तक की जो दूरी रहेगी वो चीज क्या कहलाएगी, लोड भुजा। और आलम्ब से प्रयास तक की जो दूरी कहलाएगी वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी प्रयास भुजा। इनका प्रयोग आपको न्यूमेरिकल में होगा, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। अब अपन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करते हैं, यानी कि सेकंड ऑर्डर लीवर। तो जिस उत्तोलक में लोड आलम्ब और प्रयास के बीच में होता है। अभी क्या था भाई, प्रथम श्रेणी में क्या था भैया, प्रथम में आलम्ब प्रयास और लोड के बीच में था। अब द्वितीय श्रेणी में क्या हो रहा है कि जो लोड है वो आलम्ब और प्रयास के क्या हो गया भैया, बीच में आ गया। तो जिस उत्तोलक में लोड आलम्ब और प्रयास के बीच में आ जाए वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है भैया सरौता। सरौते में क्या होता है कि सरौते के दोनों पल्ले किनारे से कसे होते हैं, तो वो क्या हो गया आपका भाई वो क्या हो गया आपका आलम्ब। ठीक है, लोड यानी कि अपन सुपारी बीच में रखेंगे तो वो चीज क्या हो गई, लोड। और अपन जो एफर्ट कहाँ से लगाएंगे, किनारे से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, एक तरफ क्या हो गया भैया आलम्ब, बीच में क्या आ गया लोड, और एक तरफ क्या हो लगा रहे हैं अपन प्रयास। तो जब भी आपका लोड है ना आलम्ब और प्रयास के बीच में आए तो वो क्या कहलाएगा, आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक यानी सेकंड ऑर्डर लीवर। ठीक है ना, यहाँ पर चित्र के द्वारा भी समझाए, एक तरफ आलम्ब है, बीच में लोड है और ये प्रयास है। तो हमने आपको बताए थे जितनी भी आपकी दूरियां नापी जाएंगी या फिर है ना वो कहाँ से नापी जाएंगी, आलम्ब से। तो एक होती लोड भुजा, दूसरी होती प्रयास भुजा। तो आलम्ब से लोड तक की जो दूरी रहती है वो क्या कहलाती है, लोड भुजा। और आलम्ब से ही प्रयास तक की जो दूरी रहेगी वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी प्रयास भुजा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले उत्तोलक की, वो होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आपका क्या कहलाता है, जिस उत्तोलक में प्रयास लोड और आलम्ब के बीच में हो जाए। प्रथम में क्या था भैया, जो आलम्ब था वो लोड और प्रयास के बीच में था। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या था, जो लोड था वो आलम्ब और प्रयास के बीच में था। अब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है, जहां पर प्रयास जो है वो लोड और आलम्ब के क्या आ जाए बीच में, तो वो किस श्रेणी का कहलाएगा, आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक यानी थर्ड ऑर्डर लीवर। ठीक है ना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका चिमटा। सबसे अच्छा उदाहरण आपका क्या है, चिमटा। चिमटे से आप क्या है भैया, रोटी सेकते हैं। तो याद रखिए आपकी जो रोटी रहती है वो अपन कहाँ से पकड़ते हैं, किनारे से। किनारे में, किनारे, और एक तरफ से चिमटे के दोनों सिरे जुड़े हुए रहते हैं, वो हो गया आपका क्या भैया, आलम्ब। बीच में है ना, बीच में अपन क्या लगाते हैं, प्रयास यानी कि एफर्ट, क्योंकि अपन चिमटे को बीच से पकड़ते हैं। जो आपकी रोटी रहती है वो कहाँ रहती है, किनारे, यानी कि वो क्या हो गया भैया, लोड। तो जिस भी उत्तोलक में याद रखना प्रयास लोड और आलम्ब के क्या रहे भैया बीच में, वो आपका क्या कहलाएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक यानी थर्ड ऑर्डर लीवर। और हमने आपको बताया था जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो हमेशा कहाँ से नापी जाती हैं, आलम्ब से। तो यहाँ पर देखिए आलम्ब से प्रयास तक की जो दूरी रहेगी वो चीज क्या कहलाएगी, प्रयास भुजा। और आलम्ब से लोड तक की जो दूरी कहलाएगी वो चीज क्या कहलाएगी, लोड भुजा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, उत्तोलक के कुछ आंकिक प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, 8 मीटर लंबी एक छड़ ए बी है जिसके एक सिरे पर 10 किलोग्राम भार संयोजित किया गया है, तथा आलम्ब से बी दूरी पर बी की जो आलम्ब से बी की जो दूरी है वो कितनी है भैया, 3 मीटर। यदि छड़ को संतुलित रखना है तो बी का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले अपनी ए बी एक क्या हो गई भैया, छड़ हो गई, जो क्या है भैया 8 मीटर लंबी है। ठीक है, एक तरफ इसमें क्या है भैया 10 किलोग्राम का भार लटका हुआ। ठीक है, और आलम्ब से 3 मीटर की दूरी पर एक दूसरी आपकी वस्तु है। ठीक है, तो इस रॉड को संतुलित रखने के लिए बी पर कितना भार लटका है ये अपन को निकालना है। ठीक है, तो अपन न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल याद रखना, उत्तोलक के कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज करना है, वो होता है आपका लोड इनटू लोड भुजा
बराबर प्रयास इंटू प्रयास भुजा। जो अभी हम आपको बताना चाह रहे थे प्रयास भुजा और लोड भुजा के बारे में, वो यहीं पर यूज होनी है, इसलिए हम आपको बता रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि एक ए बी रॉड है, वो 8 मीटर लंबी है, उसके एक सिरे पर 10 किलोग्राम का भार लटका है, तथा जो दूसरा सिरा है वो आलंब से 3 मीटर की दूरी पर। ठीक है ना, कितना अपन को दिया हुआ है, तो बी पर अपन कितना मान लटकाएं कि ये अपनी रॉड क्या हो जाए भैया, संतुलित हो जाए, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको थोड़ा दिमाग चलाना है, वो कैसे चलाना है देखिए। अब ये मान लीजिए लोड, ठीक है, तो आलंब से लोड तक की जो दूरी रहेगी वो हो गई आपकी लोड भुजा। अब आपको पूरी रॉड जो दी है कितनी दी हुई है भैया, 8 दी हुई है। ठीक है ना, पूरी रॉड कितनी दी हुई है, 8। इतनी अपन को क्वेश्चन में दी हुई है 3 मीटर, तो 8 में से 3 गए तो कितना हो गया भैया, 5 हो गया। तो देखिए आलंब से प्रयास तक की जो भुजा रहेगी ये कहलाएगी प्रयास भुजा, और आलंब से लोड तक की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 5, है ना, ये हो गई आपकी लोड भुजा, ये अपन ने निकाल ली क्योंकि टोटल अपन को दी हुई थी और प्रयास भुजा अपन को दी हुई थी, तो 8 में से 3 गए तो कितना हो गया भैया, 5। ठीक है, अब अपन फॉर्मूले में रख देंगे लोड इंटू लोड भुजा बराबर प्रयास इंटू प्रयास भुजा। लोड कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम। लोड भुजा आलंब से लोड तक की जो दूरी लोड भुजा कितनी निकले आई, अपन ने भी निकाली है 5, तो ये लिख दिए अपन ने 5 बराबर प्रयास अपन को निकालना है। और प्रयास भुजा कितनी दी हुई है भैया, 3 मीटर, क्योंकि आलंब से प्रयास तक की जो दूरी रहेगी वो क्या कहलाएगी, प्रयास भुजा इंटू 3। अब ये 3 यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा भैया, भाग में। तो 10 में अपन ने क्या किया भैया, 5 का गुणा किया, तो ये हो गया 50, 50 बटे कितना हो गया 3 बराबर प्रयास। 50 को 3 से अपन ने काटा तो कितना हो गया, 16.66 किलोग्राम। ये आपका क्या निकल आया, प्रयास निकल आया। अब अपने अगले क्वेश्चन को करते हैं अपन। ये देखिए अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 1 मीटर लंबी रॉड के एक किनारे पर क्या है भैया, 100 किलोग्राम, तथा दूसरे किनारे पर क्या है भैया, 150 किलोग्राम का भार रखा हुआ। ठीक है, वस्तु के दूसरे किनारे पर कितनी दूरी पर लगाएं कि रॉड क्या हो जाए भैया, संतुलित हो जाए। याद रखना आपको सबसे पहले सारी चीजें या फिर आपको सीजीएस में लेनी है या फिर एमकेएस में लेनी है। आपके देखिए जो दोनों भार हैं वो काय में दिए हुए हैं, ग्राम में, और आपकी जो रॉड दी हुई है वो 1 मीटर लंबी। याद रखें आप अगर ग्राम का यूज करेंगे तो आपको मीटर को काय में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, या फिर आप पूरा क्वेश्चन सीजीएस में करें या पूरा क्वेश्चन आप एमकेएस में करें। अगर एक भी चीज आपकी इधर उधर दी है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ दोनों भार आपके काय में दिए हुए हैं ग्राम में, इसलिए अपन को मीटर को काय में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने होते हैं भैया, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन 1 मीटर की जगह किसका प्रयोग करेंगे, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबी क्या हो गई रॉड, 1 मीटर थी तो उसको अपन ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 100 सेंटीमीटर आपकी लंबी रॉड हो गई। एक तरफ अपन ने क्या है भैया, 100 किलोग्राम का भार लटका दिया, दूसरी तरफ 150 किलोग्राम का भार लटका दिया। तो दूसरे किनारे पर कितनी, दूसरे किनारे को कितनी दूरी पर लगाएं कि रॉड क्या हो जाए, संतुलित। बस इतना ही क्वेश्चन में अपन को दिया। तो आपकी जो पूरी रॉड हो गई वो कितनी भैया, 100 हो गई। अपन को निकालना क्या है, दूसरे किनारे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि रॉड संतुलित हो जाए। तो इसको मान लिया अपन ने कितना भैया, x, क्योंकि ये अपन को फाइंड करना है, निकालना है। तो ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ये हो गई x और ये हो गई 100। तो 100 में से अपन ने x को घटाया तो ये दूरी भी निकल आएगी, जैसे अभी अपन ने निकाला था पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कोई दिया तो नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या होता है भैया, लोड इंटू लोड भुजा बराबर प्रयास इंटू प्रयास भुजा। लोड कितना हो गया भैया आपका, 100 यहाँ पर दिया है। लोड भुजा आपकी कितनी हो गई, 100 माइनस एक्स, ये हो गई भैया, बराबर प्रयास, प्रयास कितना है भैया, 150, इंटू प्रयास भुजा आपको निकालनी है एक्स। ठीक है, 100 में एक्स का गुणा हुआ 100 का तो क्या हो गया भैया आपका 10,000। 100 में एक्स का हुआ तो 100x, और 150 में एक्स का हुआ तो 150x। अब अपन एक्स एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स एक्स वाले एक तरफ, तो ये 100x माइनस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 10,000 बराबर क्या हो गया, 150 प्लस 100। तो 10,000 बराबर 150 प्लस 100 कितने हो गए भाई आपके, 250। 250 यहाँ गुणा में है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो 10,000 बटे 250, तो आपका आंसर कितना आ गया, 40। ठीक है भाई, अब अपन
अगले टॉपिक, ये आपका लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक आपका क्या है इस क्वेश्चन का, वो है आपका टॉर्क। टॉर्क आपका क्या कहलाता है? वैसे तो अगर अपन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए जो बल लगाया जाता है वो चीज क्या कहलाती है? आपकी टॉर्क कहलाती है। अगर अपन मैकेनिकल रूप में बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल की ही बात करनी है, इसलिए अपन मैकेनिकल रूप में इसको देखते हैं। तो बल और प्रभावी लंबाई का जो गुणनफल होता है वो चीज आपकी क्या कहलाती है? टॉर्क कहलाती है। टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है बल गुणित प्रभावी लंबाई। इसका जो मात्रक रहेगा वो रहेगा आपका न्यूटन मीटर। याद रखना कि आपको जो बल रहेगा वो हमेशा न्यूटन या किलोग्राम में दिया रही होगा, और जो प्रभावी लंबाई है वो हमेशा काय में? मीटर में लेनी है। अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो उसको मीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन में यही चीज रहती है कि कोई भी चीज फिक्स रहती है, अगर वो उस चीज में नहीं दी हुई है तो उसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्वेश्चनों में आपको अधिकतम वो ऐसी चीज देंगे कि आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 15 सेंटीमीटर लंबाई के स्पैनर का प्रयोग करते हुए 20 न्यूटन बल का प्रयोग किया जाता है तो टॉर्क क्या होगा? तो प्रभावी लंबाई देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसको अपन को काय में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। तो छोटी इकाई से बड़ी में चेंज करना है तो हमेशा अपन क्या देते हैं? भाग। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर, तो 15/100 ये काय में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। टॉर्क का फॉर्मूला आपका क्या रहता है? बल गुणित प्रभावी लंबाई। बल आपका कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन, तो 20 इंटू लंबाई कितनी हो गई प्रभावी? 15/100। इसको अपन ने सॉल्व किया तो आंसर आपका कितना है? 3 न्यूटन मीटर। याद रखना, ठीक है। इस तरीके से आपके सरल मशीन और उत्तोलक के सारे प्रॉब्लम और सारे टॉपिक डिस्कस हो गए हैं। अगले टॉपिक के साथ अपन अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।